So today's main topic is after ionization energy, that is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. इसकी जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो आयनाइजेशन एनर्जी के जस्ट रिवर्स समझ सकते हो आप। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे हम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, एक एटम था है ना, और वो एटम एक कैटायन बना रहा था। ये भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो कैटायन भी क्या बनेगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम में बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे कुछ आयनाइजेशन एनर्जी इसको देनी पड़ रही थी, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। ओके, रिवर्स का मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, भाई एक एटम है ना, कैसा होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये जो प्रॉपर्टी है ना, नॉर्मली मतलब आइसोलेटेड की है, एक एटम की है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं। दीज आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बल्क, ग्रुप ऑफ एटम की नहीं है। ओके, नाउ एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसके अंदर मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं तो क्या बनेगा, एनायन बनेगा। और वो जो एनायन है ये भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की बजाय क्या होगा, एनायन, आइसोलेटेड गैसियस एनायन होगा। ठीक है, दिस इज एनायन एंड दिस इज एटम। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो एटम है, ये जो एटम है बेटा, इस एटम के न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तभी लेगा जब ये कुछ ना कुछ स्टेबल होगा। पक्का भाई, ऐसे थोड़ी ले लेगा, ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही है जब ऐड करेगा जब ये एक स्टेबल स्पीशीज बनाएगा, मतलब मोर स्टेबल। तो अगर मोर स्टेबल होगा तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो बाकी एनर्जी कहां गई, बाकी एनर्जी कहां गई, बाकी एनर्जी हो गई रिलीज। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ओके, दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, समझ में आया। उसमें तो एनर्जी देनी पड़ रही थी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो बेसिकली ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, एक्सोथर्मिक है कि नहीं आगे और देखेंगे, लेकिन एक बात सोचिए, ये तो एक्सोथर्मिक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जैसे उसमें था ना सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जनाब आप यहाँ पे देखिए, ये एक एनायन, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मुझे इसके अंदर ऐड करना है, तो क्या इसके अंदर मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या ये एनर्जी को रिलीज करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ A2 नेगेटिव आयन। A2 नेगेटिव आयन, भाई जितनी एनर्जी यहाँ रिलीज होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, या सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं। अब इनका साइन जो डेल्टा H का साइन है ना, पहले वाले के केस में डेफिनेटली ये रिलीज होगी, नेगेटिव आएगा, लेकिन सेकंड वाले के केस में ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितना स्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल हो गया तो एनर्जी ने एब्जॉर्ब की है ना, तभी वो अनस्टेबिलिटी की तरफ गया, तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज नहीं होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ओके, सेकंड के केस में। सेम थर्ड के केस में भी डेल्टा H जो है ना, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस एनायन फॉर्म। तो यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम, एक एटम की है, ऑफ एन एटम may be defined as the amount of energy released, the amount of energy released, कब, when an extra electron, मतलब बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, when an extra electron is added
when an extra electron is added to isolated gaseous atom। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड भी और गैसियस भी। क्या क्या करने के लिए, टू फॉर्म एन anion in isolated gaseous form, in isolated gaseous form। समझ में आ गया, ये वो रिलीज एनर्जी है। ओके, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे दिस एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। फिर उसके बाद में आप ये वाली लिखोगे, ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। लाइकवाइज ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। ठीक है, आगे जो इसका साइन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म। ओके, नोट डाउन करो बेटा इसको फटाफट। हो गया, ओके। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बेटा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज Eg, डेल्टा H Eg। ओके, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैज 2 यूनिट्स। इसको 2 यूनिट में नॉर्मली मेजर करते हैं, या तो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर किलोजूल पर मोल। ओके, या तो किलोजूल पर मोल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, एक एटम के लिए जब भी हम देखेंगे, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट है भाई, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको मेजर करेंगे। लेकिन एक मोल एटम है ना, एक एटम, 2 एटम, ऐसे ऐसे बहुत सारे, तो वो फिर इस रीजन में पहुंच जाते हैं, किलोजूल में पहुंच जाते हैं, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, दोनों यूनिट है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन फॉर्म। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is a measure of bond strength between extra electron and atom। ओके भाई, एक बात सुनिए बेटा, जैसे मान लो मैं 2 एटम लेके चलता हूं, एक एटम ये है जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है। फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल भी लेते हैं, मान लिया कि ये नियोन है ना, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट है, काफी स्टेबल एटम है। अब इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नियोन नेगेटिव का 281, यानी कि थर्ड सेल में पहुंच जाएगा, है ना। तो ये जो थर्ड सेल में पहुंचा इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस से काफी दूर होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, अब ये फुलफिल्ड नहीं है ना। तो भाई यहाँ पे ये एक स्टेबल एटम से अनस्टेबल एनायन बना रहा है, तो क्या इसमें एनर्जी रिलीज होगी? नेवर। आई मीन टू से दैट एटम ये भी है ना, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है ना। ये किसकी तरफ जा रही है? अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो भाई हमें ये देखना होगा एफिनिटी, यानी कि
उस आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इस एटम की चाहत कितनी है ना, टू एब्जॉर्ब दैट इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स ऑर्बिट। अब दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन लेते हैं, है ना, फ्लोरीन का कितना है 27। ओके भाई, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसकी इतनी ज्यादा एफिनिटी है, इतनी ज्यादा एफिनिटी, इतनी टेंडेंसी है कि भाई कोई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करवा दे और मैं एक स्टेबल फॉर्म बना दूं, तो ये फटाक से इसमें चला जाएगा F नेगेटिव में, यस, और ये एनर्जी रिलीज करेगा, डेल्टा H रिलीज हो जाएगी। इसमें हमें एनर्जी इधर देनी पड़ेगी इसको ऐड करने के लिए। एनर्जी इज एब्जॉर्ब, साइन विल बी पॉजिटिव। आप याद रखना, जब भी सिस्टम के अंदर एनर्जी ऐड हो रही है तो डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव। सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम ये है नियॉन एटम, ठीक है, नियॉन एटम है और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ये सिस्टम है, इसके अंदर एनर्जी देनी पड़ रही है हमें, डेल्टा H, तो डेल्टा H का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। जब इस सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकले, रिलीज हो, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो डेल्टा H का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये सभी जानते हैं। डेल्टा H इज पॉजिटिव व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड डेल्टा H इज नेगेटिव व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड। इस चीज को हमें भूलना नहीं, ये साइन कन्वेंशन है केमिस्ट्री में एज पर IUPAC, ओके, एज पर IUPAC। सो बेसिकली जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी ना, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये जो एटम है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बैठा है कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज है ना बहुत ज्यादा होगी, औरों के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करवाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये हाईली स्टेबल एनायन स्पीशीज बन रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम स्टेबिलिटी वाला फैक्टर जो है ना अपने दिमाग में लेके चलते हैं, ठीक है, समझ में आया, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा। चलिए अब मैं आपको 3 एटम दूंगा, 2-3 एटम देता हूं और उसकी हम अरेंज करके देखते हैं कि आप बता पाओगे कि नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, चलो इसका एक न्यूमेरिकल लेंगे, एक रिलेशन है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, उस रिलेशन को पहले करवा लेते हैं, उसके बाद में न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो भाई, एक टर्म होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा H Eg, ठीक है। और भाई एक किसी किसी बुक में इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको नॉर्मली डेनोट किया जाता है AE से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। दोनों चीज तो वही है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो उस टाइम ये भी वही है ये भी वही, लेकिन फर्क क्या है फिर भाई, एक को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला गया है, एक को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला गया है। तो यहाँ पे फर्क ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, इट इज ऑलवेज मेजर्ड एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये मेजर की जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 0 केल्विन पे मेजर की, तो बाकी टेम्परेचर पे फिर क्या है, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं बोल सकते, अदर टेम्परेचर पे उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये डिफरेंस है भाई। 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर मेजर कर रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लेकिन अगर अदर देन दिस हम मेजर कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, इट इज मेजर्ड एट एनी अदर टेम्परेचर, ओके, अदर टेम्परेचर देन 0 केल्विन, ओके, समझ में आया। अब देखिए डेल्टा H Eg इज इक्वल टू माइनस AE माइनस 5/2 RT, ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी या एफिनिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी की 250 जूल है, 250 किलो जूल है, मान लो पर मोल के लिए देख लेते हैं, है ना, 250 किलो जूल पर मोल है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 250, ये नॉर्मली क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव के नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं इसकी ये वैल्यू रखूं AE, इट में भी इट विल बी नेगेटिव इफ एनर्जी इज रिलीज, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस। आगे चलिए, माइनस में 5/2 इंटू R यानी कि 8.314, और टेम्परेचर मान लेते हैं रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर हो गया अपना 298। तो भाई 250 माइनस में अगर मैं इसको करूं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि 250 में से कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा, तभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या होगी, कम होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो कम होगी। समझ में आया? अच्छा, अगर मान लीजिए हम न्यूमेरिकल में इसका साइन कन्वेंशन नहीं लेते हैं, केवल वैल्यू पुटअप करते हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, मान लीजिए ये -250 लिया मैंने, ठीक है, -250 माइनस में 5/2, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है पूरी, तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, न्यूमेरिक मतलब नंबर की टर्म में, है ना, नंबर की टर्म में ज्यादा होगी। तो भाई अगर वो ये बोलता है कि ये जो जब वैल्यू बताएगा ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कि भी साइन कन्वेंशन इज इंक्लूडेड, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देनी है। अगर साइन कन्वेंशन इंक्लूडेड नहीं है तो साइन लगा के पुटअप करनी है। समझ में आया? तो बताएगा कि भी साइन कन्वेंशन इंक्लूडेड है या नहीं है, ठीक है, नोट डाउन, इस पूरे डिफरेंस को आप नोट डाउन करो, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्या होगा, ये दे दिया जाएगा आपको टेम्परेचर, पूछेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, ठीक है, नोट इट डाउन। हो गया नोट डाउन हो गया बेटा, कहां तक किया है, यहां तक, ये हो गया। इसमें मैं एक पॉइंट लिखवाऊंगा, इसके नीचे मैं एक पॉइंट लिखवाऊंगा, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया नोट डाउन, ये हो गया, ये वाला हो गया 0 केल्विन अदर देन एनी अदर टेम्परेचर, ये हो गया। तो अब देखो बेटा, अब इसके अंदर रिलेशन ये है दोनों के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको लिखना है न्यूमेरिकली दिस वन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH is greater than AE, न्यूमेरिकली इससे ज्यादा हो, डेफिनेटली होगी भाई, क्योंकि AE की वैल्यू जब मैं पुटअप करूंगा, जैसे 250 मैंने यहाँ थी, तो माइनस माइनस ये हो गया, डिफरेंस कितना रहेगा दोनों में, ये डिफरेंस है दोनों का 5/2 RT। 5/2 RT की वैल्यू कितनी आती है, अगर मैं ये सब पुटअप करूं, 5/2 RT की वैल्यू आती है 2.4 समथिंग, 2.4 किलो जूल पर मोल, यानी कि अगर ये 250 है, ये 250, तो भाई ये क्या हो जाएगी 252.4। क्या ये दोनों वैल्यू वेरी नियर टू नहीं है ना, वैसे तो बहुत ही नियर है, तो हम इसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं, एक मतलब कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए या न्यूमेरिकल में नियर बाई वैल्यू निकालने के लिए। अगर मान लो वो बोल देता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है, तो उसकी जगह पे हम ये ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी अदर टेम्परेचर पे बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह पे हम डायरेक्ट वो वैल्यू ले सकते हैं, और एग्जैक्टली लेनी है तो इसमें से आप इतना माइनस कर लो, ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर दे रखी है तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा ये,
विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो ज्यादा हो गई, केवल इतना डिफरेंस है। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा EGH इज वेरी नियर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये पॉइंट हम लिखेंगे, ओके, ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है यहाँ पे, एक पॉइंट ये आया था ना, एक होगा, दूसरा ये आया, ठीक है, दूसरा ये आया, तीसरा डिफरेंस वाला आया, है ना। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, चौथा पॉइंट डेल्टा EGH एंड AE आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन होते हैं। कैसे, जैसे AE मान लीजिए आया आपका माइनस का 250 किलो जूल पर मोल, ठीक है, पर मोल, तो भाई डेल्टा EGH किसके बराबर आएगा आपका, माइनस 250, ओके, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, ऐसे रखेंगे ना, नेगेटिव ऑफ दिस, और माइनस में 5/2 RT, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया 250, और ये हो जाएगा माइनस का 2.4, कितना आएगा, ये आ जाएगा समथिंग यू कैन से 247.6 किलो जूल पर मोल। कैसा साइन है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है भाई, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, इसको उतार लो बेटा, नहीं तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, AE इज दिस वन, साइन कन्वेंशन इज यूज्ड, साइन कन्वेंशन यहाँ यूज कर दिया, तो उसकी वही वैल्यू लिखो, नेगेटिव साइन को यहाँ पे रखना है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव को फिर भी रखना है बाहर वाले साइन को, ठीक है ना, तो ऐसे यूज करके चलना है, जबकि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, राइट। सो नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब इसमें हम वेरिएशन नोट डाउन करेंगे बेटा, कि वेरी कैसे होती है ये, ओके। हो गया, ठीक है, चलिए बेटा, इतना अगर हो गया है तो अब हम ले लेते हैं आपका वेरिएशन। तो वेरिएशन जब हम लेंगे, पहले हम वेरिएशन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लेंगे। लिखो वेरिएशन इन अ पीरियड, वेरिएशन इन अ पीरियड, एक पीरियड में कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो भाई लिथियम, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ओके। अब हम जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की बात नहीं करेंगे, अगर एनर्जी रिलीज है तो वो नेगेटिव, एब्जॉर्ब है तो पॉजिटिव, इतना मान के चलेंगे। केवल वैल्यू को एक बार देखते हैं। तो एक बात बताइए, ये जो एटम का साइज है, दो दो पीरियड है सब, दो सेल है सबके अंदर, है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है ना। तो ये बताइए कि भाई ये इसका वैसे तो साइज छोटा होगा, लेकिन क्या है, रेडियस दूसरी तरह की है, इसलिए वो डबल दिखाई देता है, ओके। अब यहाँ पे आइए, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इतनी दूरी पे होगा जब ऐड होगा तो न्यूक्लियस से,
यहाँ पर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कम दूरी पे होगा, और कम और कम और कम। आई मीन टू से दैट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला केवल और केवल न्यूक्लियर चार्ज है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, ये वाला जो फैक्टर है, न्यूक्लियर चार्ज वाला जो फैक्टर है, वो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बढ़ा रहा है ना। और ये जो साइज है भाई, साइज कम होता जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी कि नहीं, है ना, नजदीक से उसको खींचेगा। तो दोनों के दोनों फैक्टर, तो आप लिखोगे बोथ फैक्टर, कौन कौन से, बोथ फैक्टर्स, नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर 2 atomic radius या atomic size increase the electron gain enthalpy from left to right, okay, from left to right in a period। तो ये हो गया भाई आपका एक पीरियड में वेरिएशन, दोनों के दोनों फैक्टर बढ़ाते हैं। क्यों भाई, क्या इसको लिखने की जरूरत है, ड्यू टू, केवल और केवल इतना ही बताना है, ड्यू टू इंक्रीज इन, केवल इतनी ही लाइन में काम चल जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन के लिए, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है जेंटलमैन, तो इसको नोट डाउन करो बेटा, इसको आप नोट डाउन कीजिए। एक जनरल जो ट्रेंड है पीरियड में हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नेगेटिव, मोर नेगेटिव होती जाती है ना, क्योंकि वो नेगेटिव होती है। जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूं तो लिथियम की है -60, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस। देखो ये डाटा एक बार लिख लेते हैं भाई, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन -60 प्लस 66 -88, okay, and -122 plus 23 -141 23 नहीं, प्लस का कितना है, प्लस 31 है, प्लस 31 141 328। और इसकी कैसी होगी, नियॉन की कैसी होगी भाई बताना, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव आएगी। अब इसके अंदर देखो बेटा, एक जो जनरल ट्रेंड है, एक्सेप्शनल केस भी लेंगे। ये देखो लिथियम की -60, माइनस फिर किसकी आ रही है, बोरोन की, इंक्रीज हो गई वैल्यू, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर 122 इंक्रीज हो गई, 144 इंक्रीज, -328 ये भी इंक्रीज हो गई। मतलब नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो आपकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस ये आया, दूसरा ये आया, और तीसरा ये आया। नियॉन गैस वाला पॉइंट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाई नोबल गैसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फुलफिल्ड है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अनस्टेबल नहीं करना चाहेगा आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि हमें जोर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर ऐड करना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, वी हैव टू वर्क, हमें काम करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। तो दैट्स वाई इसके अंदर प्लस आया। तो यहाँ पे हम एक एक करके लेते हैं। पहला लीजिए, वाई noble gases have positive electron gain enthalpy। क्यों होती है पॉजिटिव, उसका आंसर आप लिखोगे, इन केस ऑफ noble gases,
noble gases, what is happening, the outermost, या आप बोल सकते हो the electronic configuration is completely fulfilled, और उसके साथ साथ एक चीज और लिखें, completely fulfilled and octet is completed. So it is highly stable electronic configuration, है ना, highly stable electronic configuration. तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो क्या हो जाएगा, so after gaining one electron, it is destabilized, and hence energy has to be supplied to the atom, क्या करने के लिए, to gain extra electron, ठीक है, that's it, और इसलिए वो पॉजिटिव होती है। ये आंसर आपको लिखना है। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है, वो 3 मार्क्स में भी आ जाता है, और मल्टीपल चॉइस में देंगे तो इसका रीजन स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट गलत कर देंगे, 1 सही कर देंगे। तो आपको इस पूरी एक्सप्लेनेशन में अगर कोई डाउट है कहीं पर भी तो मुझे बता सकते हो, कोई डाउट नहीं है ना, वेरी नाइस, इसको नोट डाउन करो बेटा। फिर हम अगला क्वेश्चन लेंगे बेरिलियम का, और फिर उसके बाद में लेंगे नाइट्रोजन का, एक एक करके 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला हो गया ना बेटा, ओके। ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ चीजें रह जाती हैं, पिक्चराइजेशन सा हो जाता है समटाइम्स। आप लिखो जरूर अपने नोट्स में, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलता कि ये वैल्यूज आपको याद करनी है। जब हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं ना तो एक चीज आपको जरूर याद हो जाएगी कि भाई नियोन का जो है ना, सर ने बताया था प्लस था और 100 के आसपास था, समथिंग लाइक दैट। बेरिलियम का प्लस था और नाइट्रोजन का भी प्लस था, ओके। तो ये चीज कम से कम दिमाग में रहेगी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम का जब हम लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो भाई, 1s2 2s2, पहला ऑर्बिट, पहला सबसेल, उसका एक ही ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड। दूसरा, पहला इसके अंदर 2p है लेकिन उसके अंदर 0 है, लेकिन वही 2s जो सबसेल है, जो s सबसेल सेकंड ऑर्बिट का, वो तो कंप्लीटली फिल्ड है ना। अगर मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो 1s2 2s2 2p1, ये एक अनस्टेबल, इसके कंपैरिजन में, या आप इसको ऐसे करते हैं मोर स्टेबल, ऐसे लिखते हैं मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज लेस स्टेबल। अनस्टेबल लिखना ठीक नहीं है क्योंकि 1s2 2s2 2p1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है बोरॉन का, और वो एक स्टेबल एटम, तो लेस स्टेबल लिख सकते हैं, लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेस स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। एनर्जी वो एटम एब्जॉर्ब करेगा तब जाके वो इसमें जा सकता है। देखो भाई ये हमेशा याद रखना बेटा, अगर मान लो एक सिस्टम इतने एनर्जी लेवल पे है, ये एक एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल है ना तो ये मोस्ट स्टेबल होगा, चाहे वो एटम है या मॉलिक्यूल है या आयन है, कुछ भी है। जैसे ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, यहाँ पे कुछ भी एनर्जी को ये लेगा और हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया तो इट विल बी लेस स्टेबल। थर्मोडायनेमिक्स में 2 ही चीजें होती है बेटा, याद रखना। एक तो होता है एनर्जी, मतलब जो स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकती है, और दूसरा एक होता है एंट्रोपी। ये आएगा, मैं आपको बताऊंगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल S, एनर्जी इज बाय कैपिटल E। स्टेबल सिस्टम में एनर्जी होती है मिनिमम, एंट्रोपी होती है मैक्सिमम। एंट्रोपी मतलब मिसअरेंजमेंट, डिसऑर्डरनेस, ठीक है। जैसे यूनिवर्स क्या है, एक्सपैंड होती जा रही है तो इसके अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ती जा रही है,
तो यूनिवर्स जो है ना एंट्रोपी को बढ़ाती जा रही है, यानी कि यूनिवर्स स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना, वो और ज्यादा स्टेबल होना चाहती है, और ज्यादा स्टेबल, लेकिन एनर्जी मिनिमम हो तो और अच्छा है। ये दो फैक्टर गवर्न करते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को। जब आदमी की डेथ होती है, फॉर एग्जाम्पल डेथ के दौरान एंट्रोपी जो ना बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होती है। कैसे? जो भी नेचुरल प्रोटीन है, विटामिन हैं या ब्लड है, एवरीथिंग उसका डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन होगा तो मिसअरेंजमेंट अंदर बढ़ जाती है, तो एंट्रोपी मैक्सिमम लेवल पे। और एनर्जी जब उसमें से बोलते हैं ना कि आत्मा के रूप में एनर्जी बाहर जाती है, तो जो आत्मा है वो कुछ और नहीं, वो एनर्जी ही है, ठीक है ना। जो रनिंग जो एनर्जी है, जो मतलब एक जिंदा बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, और एक डेड बॉडी में एनर्जी केवल मास एनर्जी है। और जबकि अभी तो अंदर हार्ट भी पंप कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहे हैं, है ना, तो और ब्लड भी सर्कुलेट हो रहा है, पूरा सब कुछ है ना, हीट एनर्जी भी है, टेम्परेचर भी है, एवरीथिंग। तो जब ड्यूरिंग द डेथ एनर्जी जब आउट होती है तो वो एक ज्यादा स्टेबल सिस्टम की तरफ बढ़ता है ना, और इतना स्टेबल हो जाता है, इतना स्टेबल कि वो वापस नहीं आ सकता। तो मैं बोल सकता हूं कि ड्यूरिंग डेथ स्टेबिलिटी इंक्रीजेस टू इट्स अपर मोस्ट लेवल, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर उसको कर रहे हैं। ऐसे जितने भी हमारे यूनिवर्स में रिएक्शन है ना, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे C+O2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है, अपने आप जलता रहता है, एक बार लगाया जलना शुरू हुआ और CO2 बनाता रहता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव आता है ना, तो एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है। ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर मोर स्टेबल सिस्टम बना रहे हैं, दैट्स व्हाई। ओके, कई बार क्या होता है, जैसे एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये, मान लो कि एनर्जी वाला फैक्टर तो इतना बड़ा है और एंट्रोपी का इतना बड़ा है, ठीक है भाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाने में दोनों एक ही डायरेक्शन में है, स्टेबिलिटी बढ़ गई। कई बार क्या होता है, एनर्जी वाला फैक्टर तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन एंट्रोपी वाला घटा रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं घटा रहा, तो ये वाला जीत जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो, दो रिएक्टेंट मिसअरेंजमेंट सिस्टम में ज्यादा है, एक मॉलिक्यूल, एक प्रोडक्ट, भाई दो अलग अलग थे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतनी मिसअरेंजमेंट रैंडमनेस ज्यादा होगी, और जैसे ये एक हो गई तो अरेंजमेंट थोड़ी सी तो बढ़ी, मतलब मिसअरेंजमेंट डिक्रीज हो गई, तो इसके अंदर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो मैं एंट्रोपी वाला फैक्टर देखूं ना, तो भाई ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज हो गई कि इसका फैक्टर अब ज्यादा होने लगा इससे। तो ये दोनों फैक्टर जो है ना, दोनों भी बढ़ा सकते हैं। कई बार एक फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, एक अपोजिट भी हो सकता है, तो फिर हम देखेंगे दोनों का नेट क्या है। ओके, तो इस वे में हम अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो यहां पर हम केवल एनर्जी वाले फैक्टर को देख रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है। ओके, समझ में आया? तो लेस स्टेबल मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है। वो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी हमने दी इसको, जोर जबरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को इसमें पटका कि जाओ भाई, मतलब नहीं, वो तो स्टेबल सिस्टम है, ये मना करेगा, ये मना करेगी इस आते हुए इलेक्ट्रॉन को, फिर हम क्या करेंगे, नहीं, जोर जबरदस्ती इसको डालना पड़ेगा। सो जोर जबरदस्ती में कहने का मीनिंग यही है कि हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को वहां पे पहुंचने के लिए। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई बेरिलियम हैज पॉजिटिव electron gain enthalpy because we have to supply the enthalpy, we have to supply the energy. ओके, समझ में आ गई ये कॉन्सेप्ट? सेम वे इसमें होगा बेटा। नाइट्रोजन के अंदर +31 क्यों है? नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाइट्रोजन का आपने देखा है 1s2 2s2 1s2 2s2 2p3। 2p3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2px1 2py1 2pz1, completely half filled electronic configuration are relatively more stable, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनाएगा, 1s2 2s2 2px2। अब ये न तो completely half filled है और न ये completely full filled है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया लेस स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। लेस स्टेबल तभी होगा जब इसके अंदर एनर्जी कहीं से आ जाए,
तो हमने बाहर से सप्लाई की, बाहर से सप्लाई की है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो डेफिनेटली क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। इसको नोट डाउन कर लो, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट मोर स्टेबल लेस स्टेबल, ये वाला अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री में भी डिटेल से पढ़ा जाता है और फिजिक्स में भी डिटेल्ड स्टडी होती है थर्मोडायनेमिक्स की। ओके, कुछ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो पढ़ने होते हैं, और कुछ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिजिक्स में मेनली क्या होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स का मैकेनिक्स ज्यादा पढ़ते हैं, जैसे इंजन की वर्किंग, कार्नोट इंजन, है ना। फिजिक्स में अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो कार्नोट इंजन पे बहुत ज्यादा स्टडी है, लेकिन केमिस्ट्री में जब हम आएंगे, भाई रिएक्शन हुई कि नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना, वो सब चीजें देखेंगे। तो किसी भी टॉपिक के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एस्पेक्ट हो सकता है और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, बताइए? मोस्ट नेगेटिव किसकी है? ये हैलोजन फैमिली। इस हर एक पीरियड में हैलोजन फैमिली की सबसे ज्यादा नेगेटिव एंथैल्पी मिलेगी। नेगेटिव मतलब वो रिलीज कर रहा है, क्योंकि भाई इसका 2-7, नीचे वाले का क्लोरीन का 2-8-7, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए तैयार बैठा है, ठीक है, और जैसे ही लेगा ज्यादा स्टेबल हो रहा है 288, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। सो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो आप, इसके नीचे यहाँ पे लिखोगे कि इन एवरी पीरियड, लिखो इन एवरी पीरियड हैलोजन हैव द हाईएस्ट, हैलोजन हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, हैलोजन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हो गया? चलिए अब हम किस में चलें भाई, अब हम पढ़ लेते हैं ग्रुप में। ग्रुप में इसका वेरिएशन क्या रहेगा? क्या टाइम हो गया? 8:05 हो गए, तो भाई ग्रुप का थोड़ा सा लंबा जाएगा। फिर हम एक काम करते हैं, बाकी स्टडी करेंगे कल। यहां तक समझ में आया? ठीक है ना, इतना आज के लिए बहुत रहेगा बेटा, ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इतना बहुत रहेगा। एक प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शनल केस थे वो देखे हमने, है ना, उसकी डेफिनेशन देखी, दोनों नेम अलग अलग हैं, उनमें क्या डिफरेंस है ना, उनका फॉर्मूला देखा, ठीक है, और भाई फिर उसके बाद में हमने वेरिएशन देखा, जनरल वेरिएशन क्या रहेगा वो बताया, उसको एक्सप्लेन किया। दोनों के दोनों फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बढ़ाना चाहते हैं। ओके।